गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं रसायन विज्ञान के प्रवक्ता राजकुमार दुबे आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में रासायनिक बलगतिकी चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से अभिक्रिया की कोटि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, जैसा भी होगा, इस अभिक्रिया की कोटि पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं बच्चों को कि कोटि को कैसे ज्ञात किया जाए, कैसे निकाला जाए कोटि को। इस पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, जबकि अभिक्रिया की कोटि की जो परिभाषा होती है, परिभाषा इसकी किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित उन अभिकारक अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। परिभाषा कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित उन अभिकारक अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या जिसके सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए, आपके सामने कोई भी रिएक्शन आ जाते हैं, एग्जाम्पल देखा जाए इसका, जैसे दिया गया हो H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनना, यह अभिक्रिया आपके सामने दिख रही है। आपको इसमें बताना है कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। जो कोटि होती है वह अभिकारक के जो अणु होते हैं उनके सांद्रण परिवर्तन पर ही निर्भर करती है। अब आपको देखना है कि जो अभिकारक अणु है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये अभिकारक है। किसी भी रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ बाईं तरफ लिखा जाता है वो अभिकारक अणु होता है। कैसे आप बताओगे कि यह अभिक्रिया जो हो रही है इसकी कोटि क्या होगी? जैसा कि आप अध्ययन करोगे, कोटि का निर्धारण प्रयोगों पर ही आधारित है। बिना प्रयोग का किसी कोटि के बारे में हमको बताना संभव नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आज हम आप लोगों को बताएंगे, उस आधार पर आप किसी भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हो। कुछ बातें, जैसे आपको बताना है कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो सर्वप्रथम आप अभिक्रिया को ध्यान से देखोगे, उसको गौर से देखोगे और गेस करोगे कि क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में। तो सीधे सीधे इस अभिक्रिया में जो अभिकारक अणु है वो गैसीय अवस्था में है। पहली बात आप ध्यान से नोट कर लो कि गैसीय अवस्था की अभिक्रिया है। दूसरी बात इसमें देख लो, जो समीकरण आपका बना है उसके ऊपर यह जो है, जो चिन्ह हमने लगाया है, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति का चिन्ह है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, अर्थात यह अभिक्रिया जो हो रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। ये दो बात, पहली बात गैसीय अभिक्रिया हो, दूसरी बात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो ये आप 100% कन्फर्म हो जाइएगा कि यदि यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में हो रही है और गैसीय है तो यह अभिक्रिया आपकी शून्य कोटि की होगी। किस कोटि की होगी? शून्य कोटि की होगी। अर्थात हम कह सकते हैं
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता परिवर्तित करने पर अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अभिक्रिया शून्य कोटि की कहलाती है। अर्थात हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की सांद्रता हम चाहे बढ़ा दें चाहे घटा दें, परंतु अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात अभिक्रिया का वेग बराबर के एक्टिव मास H2 0, एक्टिव मास Cl2 0। इस जीरो का अर्थ यह हुआ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता परिवर्तन से वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः यह अभिक्रिया आपकी शून्य कोटि की होगी। यानी अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होगी? कोटि के प्रकार। पहला होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तीसरा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, चौथा है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो आपको पढ़ना है शून्य कोटि और प्रथम कोटि। शून्य कोटि के बारे में हमने आपको कुछ बातें बताई हैं कि वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में हो और प्रायः गैसीय हो, वह शून्य कोटि की होती है। इन दोनों बातों को आप एकदम गौर से ध्यान से रखिएगा, अन्यथा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना हम प्रयोगों द्वारा नहीं बता सकते हैं कि कोटि क्या है, प्रयोगों पर आधारित है। लेकिन कुछ बातें हैं जिसको आप ध्यान से अब नोट करके रखिए। अब देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पता कैसे लगाएंगे? कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर, बाकी उसमें चाहे अभिकारक 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे हमको मतलब नहीं है। किसी एक के सांद्रता परिवर्तन से वेग परिवर्तित होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, CH3CO C2H5, यह है आपका एथिल एसीटेट। इसका कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे? जल अपघटन। जब जल अपघटन इसका होगा तो बनेगा एथिल अल्कोहल C2H5OH और एसिटिक अम्ल CH3COH। यह एक प्रकार का जो है अभिक्रिया दिखाया जो गया है, यह एक प्रकार का क्या है? एथिल एसीटेट एस्टर है, जिसका जल के द्वारा वियोजन हो रहा है तो एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल बन रहा है। अब इसमें अभिकारक अणु को देखेंगे कि कैसे यह प्रथम कोटि की होगी। इसमें भी एक बात ध्यान से आप एकदम नोट करके लिख लो, कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा। इसमें जल जो उपस्थित है, पानी, किसी भी अभिक्रिया में पानी की सांद्रता बदलने से अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे यह 2 मोल हो, चाहे 10 मोल हो, चाहे 100 मोल हो, चाहे इसको बढ़ा दिया जाए चाहे इसको घटा दिया जाए, लेकिन इसके परिवर्तन से यानी जल के परिवर्तन से वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बचा आपका क्या अभिकारक? एथिल एसीटेट। अर्थात एथिल एसीटेट की सांद्रता परिवर्तन से वेग परिवर्तित होगा। इससे नहीं होगा लेकिन इससे होगा। यह कितना मोल है? कोई अंक यहाँ नहीं लिखा गया है, यानी 1 मोल है। यानी यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर एक्टिव मास CH3CO C2H5 एक्टिव मास H2O। यह बता रहा है कि पानी के सांद्र परिवर्तन से वेग परिवर्तित नहीं होगा, एथिल एसीटेट के सांद्र परिवर्तन से वेग परिवर्तित होगा। अतः यह आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। किस कोटि की? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यह दोनों कोटि आपको पढ़ना है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। दोनों कोटियों पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये जो बातें हमने बताई है आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इस आधार पर आप किसी भी रासायनिक समीकरण से पता कर सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। धन्यवाद।